हेलो स्टूडेंट, केम एडवेंचर पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन सॉल्यूशन चैप्टर में नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अपन ने 3 टॉपिक डिस्कस किए थे। सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया था टाइप ऑफ दी सॉल्यूशन, उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था सोल्यूबिलिटी एंड इट्स फैक्टर, और थर्ड टॉपिक था वो था हेनरीज लॉ एप्लीकेशन और उसका न्यूमेरिकल पोर्शन। आज अपन बात करेंगे, आज यहाँ पे नया टॉपिक आज अपन स्टार्ट करेंगे, तो ये है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन डिफाइन करने के लिए यहाँ पे अपन नई नई टर्म्स यूज में लेते हैं, तो वो कौन कौन सी है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कंसंट्रेशन के बारे में। तो कंसंट्रेशन जनरली सोल्यूट अमाउंट को अपन जब किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो ये इसके एक्सटेंट को बताती है कि कितना इसमें सोल्यूट डिजोल्व है, और इस एक्सटेंट को अपन मेज़र करते हैं डिफरेंट टर्म्स में। तो इसमें मैं सबसे पहले बात करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट है वेट बाय वेट परसेंट। इसको बोलते हैं मास बाय मास और वेट बाय वेट परसेंट, इसको दोनों ही बोलते हैं। इसके बाद सेकंड है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। थर्ड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। फोर्थ है ppm, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट है ppb, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। उसके बाद नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन, इसको x या काई से अपन डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन। उसके बाद 7 पे है मोलेरिटी, और मोलेरिटी को अपन कैपिटल M से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है मोलेलिटी, नेक्स्ट है मोलेलिटी, और यहाँ पे लास्ट वन जो लास्ट में है वो है नॉर्मेलिटी। तो ये कंसंट्रेशन टर्म है जो अपन को डिफाइन करनी है। फर्स्ट है वेट बाय वेट परसेंट, सेकंड है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, थर्ड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, फोर्थ है ppm पार्ट्स पर मिलियन, और फिफ्थ पे है पार्ट्स पर बिलियन, सिक्स पे है मोल फ्रैक्शन, और सेवन्थ पे है मोलेलिटी, एट्थ पे है मोलेरिटी, और एक है नॉर्मेलिटी। तो अपन को ये डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वेट बाय वेट परसेंट। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले इसका मीनिंग जानते हैं वेट बाय वेट परसेंट का। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, x ग्राम सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ml, सॉरी अगर वेट ले रहे हैं ना, तो वेट ले रहे हैं तो यहाँ पे अपन जनरली लेंगे ग्राम। अगर वॉल्यूम लेते तब यहाँ पे अपन बोल सकते थे ml। 100 ग्राम x ग्राम सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये इम्पोर्टेंट है। 100 ग्राम सॉल्यूशन, ना कि सॉल्वेंट, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। कई बार इसमें कन्फ्यूजन रहता है। जैसे मैं अगर बात करूं वेट बाय वेट परसेंट की, तो ये अपन निकालेंगे वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। परसेंट में निकाल रहे हैं तो 100 से यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई
कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने वेट ऑफ सॉल्यूशन लिखा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, W सोल्यूट, नीचे लिख सकता हूँ W सोल्यूट प्लस W सॉल्वेंट इनटू 100, क्योंकि W सोल्यूट और W सॉल्वेंट ये क्या होता है, W सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सोल्यूट और सॉल्वेंट के दोनों को वेट से ही उसका फॉर्मेशन हुआ है, तो अपन दोनों का यहाँ पे रख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं अपन इससे रिलेटेड। तो देखिए स्टूडेंट, इफ 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 18 ग्राम ऑफ water, then find weight by weight percent। तो यहाँ पे देखो सोल्यूट डिजोल्व हो रखा कितने में, 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ मैं बात करूँ वेट ऑफ सोल्यूट, वो तो कितना है 2 ग्राम, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वेट ऑफ सोलवेंट, वो कितना है 18 ग्राम। मैं बात करता हूँ वेट ऑफ सॉल्यूशन की, तो ये कितना है 18 और 2 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20 ग्राम। अब यहाँ से अपन वेट बाई वेट परसेंट निकाल सकते हैं। वेट ऑफ सोल्यूट वो कितना है 2, वेट ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्यूशन की अपन बात करेंगे। सॉल्वेंट अगर लेंगे तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन का वेट ले रहे हैं तो पहले से ही ऐड कर रखा है, 20 यहाँ पे हो जाना है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट के लिए 100 से, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 गया, ये आया 10% वेट बाई वेट। ये कितना आया 10% वेट बाई वेट, तो 10% वेट बाई वेट यहाँ से निकल के आ गया। अब कई बार ऐसा लिखा रहता है, जैसे देखो 20% वेट बाई वेट, तो इसको अपन 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये दे रखा है तो 20% वेट बाई वेट को अपन 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे, देखो 20 ग्राम, यहाँ पे देखो 20% वेट बाई वेट NaOH ले लेते हैं ना, ये सही रहेगा एक्वा सॉल्यूशन में। 20 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। एक तो ये मैं बोल सकता हूँ 100 ग्राम सॉल्यूशन, और दूसरा मैं ऐसे बोल सकता हूँ 20 ग्राम NaOH डिजोल्व्ड इन 80 ग्राम वाटर और सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट के रेफरेंस में बात करोगे तो आपको यहाँ से सोल्यूट माइनस करना पड़ेगा, उसको आप घटाओगे तभी सॉल्वेंट का निकलेगा, क्योंकि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट वो किसके इक्वल आता है, सॉल्यूशन के। तो सॉल्यूशन की बात करोगे तो 100, और सॉल्वेंट की बात करोगे तो सोल्यूट उसमें से माइनस कर दोगे, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो यहाँ से अपने 80 ग्राम आ जाएगा। तो ये अपन इस तरीके से इसको रीड आउट करते हैं। अगर ऐसा कहीं लिखा है तो अपन उसको इस तरीके से रीड आउट करेंगे। तो ये बात हुई किसकी, वेट बाई वेट परसेंट की। सेकंड में बात करता हूँ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी x ml सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन। x ml सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन, इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं वेट बाय वेट परसेंट या वॉल्यूम परसेंट भी इसको बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू कर देंगे इसको 100 से, तो ये हो जाना है। तो यहाँ से देखो अगर मैं बात करूँ 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की, तो अगर इसको अपन रीड आउट करते हैं तो इसके लिए अपन बोलेंगे कि 10 ml
सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन। बस अपन को ऐसा रीड आउट करना है इसका। अगर ऐसा कहीं आ जाता है तो इसका मीनिंग ये रहता है, अपन को इतना सा पता रखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूँ, थर्ड है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है? x ग्राम सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन। यानी मैं बात करूं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट की, तो वो कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, ये अपन कर देंगे। तो यहाँ से अपन आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन पूछता है तो वेट ऑफ सोल्यूट देगा और सॉल्यूशन का वॉल्यूम देगा, तो वेट बाय वॉल्यूम अपन यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। एग्जाम्पल में है 10% वेट बाय वॉल्यूम। तो 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है? 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन टोटल 100 ml सॉल्यूशन। कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, अपन को सिर्फ सॉल्यूशन को रेफरेंस मान के सब कुछ डाटा देना है। यानी आप वेट की बात कर रहे हो तो 100 ग्राम आ जाएगा, वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो 100 ml आ जाएगा। 100 ग्राम और 100 ml में से ही अपन को डिफाइन करना है। जो भी डाटा गिवन होगा, चाहे x% कोई सा भी हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, कितना भी परसेंट दे रखा हो, सब अपन निकालेंगे 100 के ऊपर। वॉल्यूम है तो ml, वेट है तो ग्राम। 100 के अकॉर्डिंग ही अपन यहाँ से डाटा डिसाइड करते हैं। तो ये बात हुई वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। फोर्थ की मैं बात करता हूँ, तो फोर्थ पे हैं पार्ट्स पर मिलियन। इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। मैं सबसे पहले आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि पार्ट्स पर मिलियन की अपन को रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी है। देखिए स्टूडेंट, जनरली जो लवण हैं जो समुद्री जल में घुले रहते हैं, वहाँ पे उनका जो पोर्शन है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल टाइप का होता है। यानी मैं अगर 1 लीटर जो ओशियन वाटर है, समुद्री जल की मैं बात करूँ 1 लीटर की, तो उसमें अगर अपन जो साल्ट है इनकी कंसंट्रेशन को डिफाइन करें तो वो कंसंट्रेशन बहुत ही लोअर आती है। तो उस लोअर कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे अपन एक क्वांटिटी से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसको बोलते हैं पर मिलियन। यानी 10 टू दी पावर 6, 10 टू दी पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक सिग्निफिकेंट डिजिट में आ जाएगी। तो उस डिजिट में अपन उसको आसानी से रीड आउट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। जैसे कोई अपन ने वैल्यू सोल्व की, तो वैल्यू की उसकी वैल्यू जो आई है वो है 0.000056, ये वैल्यू आई है। एक तो इस वैल्यू को अपन रीड आउट करें और इसी को मैं पार्ट्स पर मिलियन में अगर कन्वर्ट कर देता हूँ, तो यहाँ से देखिए इसको अपन पढ़ेंगे 5-6 ppm। अगर पार्ट्स पर मिलियन में मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, तो इन दोनों वैल्यूओं में से इस वैल्यू को एक तो रिटर्न करना बहुत आसान है, साथ के साथ इसको रीड आउट करना भी बहुत आसान है। 56 एक स्पेसिफिक डिजिट में निकल के आती है, तो वो थोड़ा सा पढ़ने के तरीके से अपन को अच्छा लगता है। जबकि अगर इस वैल्यू को देखें अपन, तो ये 0.00056, तो ये बहुत लोअर वैल्यू हो जाती है। तो सिग्निफिकेंट बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, 10 टू दी पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको पार्ट्स पर मिलियन कैसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे पार्ट्स पर मिलियन को अगर अपन डिफाइन करें, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के कंस्टिट्यूएंट, और यहाँ पे हैं नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉल्यूशन।
इंटू 10⁶, ये इंपॉर्टेंट है 10⁶, क्योंकि यहाँ पे ppm की जो वैल्यू आती है वो बहुत ही लोअर आती है, तो 10⁶ से उसको मल्टीप्लाई करना रहता है। अब यहाँ से टर्म है ये डिफाइंड हो सकती है अलग अलग तरीके से, वेट बाय वेट से, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से, और वेट बाय वॉल्यूम से। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ वेट बाय वेट की। तो यहाँ जो ppm अपन डिफाइन करेंगे वो कैसे करेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। ये ppm में निकल के आएगा वेट बाय वेट की टर्म में। अगर मैं बात करता हूँ वेट बाय वॉल्यूम, तो ppm कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶ हो जाएगा। तो यहाँ से ppm निकाल लेंगे। उसके बाद है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो ये कैसे निकालेंगे, पार्ट्स पर मिलियन की फॉर्म में अपन देखें तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। तो ये डिफरेंट टाइप से हैं जो किसी भी फॉर्म में अपन को पूछ सकता है। अब यहाँ से अपन एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो अपन को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, इफ़ क्वेश्चन है, इफ़ 6 × 10⁻³ ग्राम्स ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 1030 ग्राम ऑफ सी वाटर, then find out concentration in ppm। क्वेश्चन में दे रखा है कि 6 × 10⁻³ ग्राम यानी 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन है, वो समुद्री जल जो ले रखा है अपन ने, कितना ले रखा है 1030 ग्राम, उसमें डिजोल्व है। यानी ये इसका कंसंट्रेशन, देखो मैंने बोला था इसकी लोअर कंसंट्रेशन रहती है सोल्यूट की, ये बहुत कम है, ये डिजोल्व किस में, इसमें। तो यहाँ से अपन को कंसंट्रेशन निकालनी है ppm की फॉर्म में। तो मैं ppm की अगर बात करूँ तो ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है, दोनों के दोनों किस में, ग्राम में। तो मैं वेट बाय वेट वाले की बात कर लेता हूँ। अगर ऐसा होता तो इसको लगा लेते, ऐसा होता तो इसको लगा लेते। तो वेट बाय वेट है, तो सोल्यूट का वेट कितना है 6 × 10⁻³ ग्राम्स, और यहाँ पे सॉल्यूशन का जो वेट आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे बोल रखा है कि इतने में डिजोल्व है, तो आ जाएगा 130 ग्राम्स, और इसको 10⁶। जब इसको यहाँ से अपन सोल्व आउट करते हैं तो ये निकल के आता है 5.8 × 10⁻⁻6 × 10⁻6। तो इस 6 से ये गया तो अपने पास डिजिट निकल के आएगी 5.8 ppm, 5.8 ppm, ये डिजिट निकल के यहाँ से आनी है। अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि ppm कोई यूनिट नहीं है, नॉट ए यूनिट, पहली चीज़ तो ये यूनिट नहीं है। तो ppm एक क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। और इससे पहले एक जगह थोड़ा सा पॉइंट रह गया था, उसको मैं मेंशन कर देता हूँ, वेट बाय वेट %। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम इंक्लूड नहीं कर रहे हो ना, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होती है ये याद रखना। ये कौन सी टर्म है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं आता है। वेट है, वेट पे कोई इफेक्ट नहीं आता, वेट पे सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट आता है। तो आप वॉल्यूम में इसको टेम्परेचर को इंक्लूड करते हो, ना कि वेट में। तो नेक्स्ट में बात करूं तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ा था, तो यहाँ पे टेम्परेचर इफेक्ट ऑब्जर्व्ड, यहाँ पे अपन को टेम्परेचर का इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो उससे अपनी सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो यहाँ टेम्परेचर का इफेक्ट आता है। आपसे पूछा जाए कि वेट बाय वेट % जो निकालते हैं उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट आता है, तो आप बोल दोगे नहीं आता। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पे टेम्परेचर का इफेक्ट आता है, बिल्कुल आता है। जहाँ वॉल्यूम इंक्लूड हो जाए वहाँ 100% आएगा। तो वेट बाय वॉल्यूम की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, यहाँ पे भी अपन को टेम्परेचर का इफेक्ट ऑब्जर्व होता है।
अब बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन की। तो पार्ट्स पर मिलियन में मैंने 3 केसेस बताए थे। इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं आता है, टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं आएगा। इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा क्योंकि वॉल्यूम है, इसमें भी टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा क्योंकि यहाँ पे भी वॉल्यूम है। तो ये चीज़ छूट गई थी तो मैंने मेंशन कर दी है। ये चीज़ याद रखना, टेम्परेचर का इफेक्ट किन किन पे आता है। तो यहाँ से अपन इसको आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। पीपीएम में कैसे अपन फाइंड आउट करते। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट्स पर बिलियन। अगर मैं इसकी बात करूं, पार्ट्स, ये 5th नंबर का है, पार्ट्स पर बिलियन। तो पार्ट्स पर बिलियन सेम एज इट इज उसके जैसे ही है, बस इसमें 10⁹ आ जाता है, वहाँ पे 6 रहता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ पार्ट्स पर बिलियन, इसको मैं लिख देता हूँ वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁹, या वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁹, या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁹। तो ये अपन यहाँ से इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जैसा पीपीएम में किया था, सेम एज इट इज़ है, ऐसा कैसा। ठीक है, तो यहाँ से भी अपन जो अपन को वैल्यू गिवन रहेगी, डब्ल्यू सोल्यूट गिवन रहेगा और डब्ल्यू सॉल्यूशन गिवन रहेगा, तो आसानी से यहाँ से पीपी भी अपन निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल ईजी है, पीपीएम की तरह ही है। उसके बाद नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन की मैं अगर बात करता हूँ तो इसमें लिख देते हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ इट डिफाइन द इंडिविजुअल पोर्शन ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट। ये जो मोल फ्रैक्शन है ये एक इंडिविजुअल पोर्शन को डिफाइन करता है। भाई आपने कोई मिक्सर ले रखा है तो उस मिक्सर में से किसी एक पर्टिकुलर का कितना अमाउंट डिजोल्व है, इसको बताता है मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन ये ऑलवेज या तो इक्वल या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा किसके, 1 के। ये 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन तो 1 में से निकालते तो 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन अपन जो डिफाइन करेंगे उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला है जैसे XA की मैं बात करता हूँ तो ये निकालते हैं अपन NA प्लस NB प्लस NC डॉट 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 और NZ। यहाँ से अपन ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही XB का निकाल सकते हैं, XB इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB प्लस NC प्लस डॉट 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 NZ, ऐसे इसको निकाल सकते हैं। तो ये अपन यहाँ से मोल फ्रैक्शन को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। टेम्परेचर की मैं बात करता हूँ तो टेम्परेचर का यहाँ पे इफेक्ट अपन को ऑब्जर्व नहीं होता है, टेम्परेचर इफेक्ट यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होता है। तो मोल फ्रैक्शन की यहाँ पे अपन ने ये बात की है। अब इसके आगे मैं बात करता हूँ, जो मोल फ्रैक्शन इंडिविजुअल पोर्शन का जो निकल गया था वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, यानी XA या IA प्लस XB प्लस XC प्लस डॉट 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 XZ जितने भी रहेंगे ना उन सब की वैल्यू आएगी 1 के इक्वल। उन सब की वैल्यू कितने के इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आ जानी है। उसके बाद अपन यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। इन ए पॉट या कोई वेसल है, 3 गैस H2 हीलियम एंड CH4 आर मिक्स्ड एंड their moles respectively 1, 2 and 3. Then find out mole fraction of फर्स्ट है H2 गैस, सेकंड है
हीलियम गैस, थर्ड है CH4 गैस। तो यहाँ से अपन इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं NH2 की, ये कितने हैं 1, NHE इसकी बात करूँ तो ये कितने हैं 2, और NCH4 की मैं बात करता हूँ तो ये कितने हैं 3। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ XH2। तो XH2 कैसे निकालेंगे, खुद का मोल फ्रैक्शन, यानी इसको इसमें खुद का मोल जो भी इसमें है वो लेंगे अपन यहाँ से। तो देखो NH2 डिवाइडेड बाई NH2 प्लस N हीलियम प्लस NCH4, यानी खुद के मोल डिवाइडेड बाई इंडिविजुअल, सारे जो भी जितने भी मिक्सर में पड़े होंगे ना उन सबके मोल का अपन को डिवाइड करना है। तो जब मैं यहाँ पे लूँगा NH2 का तो ये कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे NH2 का 1 है, प्लस यहाँ पे कितना है 2 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 2 5 और 6, तो 1/6 ये हो जाना है। तो 1/6 इसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ N इसके XHE की, हीलियम की। तो अगर हीलियम की अपन बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे H हीलियम अपॉन N हीलियम प्लस NH2 प्लस NCH4। तो N हीलियम कितना है 2, N हीलियम यहाँ पे 2 प्लस 1 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 2/6, यानी ये हो जाएगा 1/3। तो इसका मोल फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा। फिर उसके बाद हैं XCH4, ये कैसे निकालेंगे, NCH4 डिवाइडेड बाई NH2 प्लस NHE प्लस NCH4। तो NCH4 कितना दे रखा है 3, NH2 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3/6, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसका मोल फ्रैक्शन 1/2 हो गया। अब यहाँ पे अपन इन तीनों को ऐड करके देख लेते हैं, अगर इसका जो कंप्लीट आंसर है वो 1 आता है तो अपना यहाँ से क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो अगर अपन को यहाँ से चेक करना रहे तो अपन क्या करेंगे, XHE प्लस XH2 प्लस XCH4। तो यहाँ पे देखो 1/6 प्लस इसका हीलियम का कितना था 1/3, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2। जब इसको अपन यहाँ पे सोल्व आउट करेंगे तो ये 1 के इक्वल आ रहा है, आसानी से आप देख सकते हो। 1/3 और 1/6 को आप ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ से 6 कॉमन लेना है तो ये 2 प्लस 1, तो इसको ऐड करेंगे तो ये 3/6 यानी 1/2 आएगा, और 1/2 प्लस 1/2 ये कितना हो जाना है, ये हो जाना है 1 हो। तो यहाँ से अपन आसानी से अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। तो ये था अपना मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो अपनी प्रॉपर्टी है, जो भी है कितने नंबर की है 7th नंबर की। 7th नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो 7th नंबर पे अपन डिफाइन करेंगे मोलरिटी को, इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलरिटी की मैं अगर बात करता हूँ तो सबसे पहले डेफिनेशन अपन इसकी जानेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर डिजोल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व है वो उसकी मोलरिटी हो जाएगी। तो यहां से अपन मोलरिटी को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। M ये क्या होगा, नंबर ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो किस में, लीटर में। तो यहाँ से अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को दूसरी टर्म से भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। तो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1/V, ये किस में, लीटर में। अगर मैं ml में चेंज करता हूँ तो W सोल्यूट डिवाइडेड बाय W कौन सा, मोलिकुलर वेट वाला सोल्यूट इनटू 1/V। अगर ये ml में आता है तो आप क्या कर दोगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे
तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है जिससे अपन मोलरिटी डिफाइन करते हैं। फिर यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ जो अपन वेट निकाल रहे हैं या अपन जो इसकी कंसंट्रेशन की टर्म को डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं वॉल्यूम का जिक्र हो रहा है, पर लीटर वॉल्यूम में निकाल रहे हैं। तो पर लीटर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मोलरिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मोलरिटी इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मोलरिटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करती है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मोलरिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो देखिए स्टूडेंट, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि देखो सॉल्यूशन अगर अपन ने ले रखा है तो सॉल्यूशन में अपने जो उसके पार्टिकल्स हैं वो टेम्परेचर जैसे अपन देंगे तो टेम्परेचर देने से वो क्या है कि वेपर फेज में जाएंगे, और वेपर फेज में जैसे ही चले गए तो फिर सॉल्यूशन है उसका जो अमाउंट है वो एक तो लिक्विड फेज में भी है और एक सॉल्यूशन फेज में भी, उसमें गैसियस फेज में भी है। तो दोनों का वॉल्यूम इंक्लूड हो जाएगा तो वॉल्यूम यहाँ से बढ़ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, ये कोई कंटेनर है, इसमें अपन ने यहाँ पे ये डाल रखा है, जैसे ये इतना सा पहले V1 वॉल्यूम था यहाँ तक, यहाँ टेम्परेचर जैसे मैं बात करूँ 298 केल्विन था रूम टेम्परेचर। अब मैंने क्या किया, यहाँ से टेम्परेचर को मैंने कर दिया 398 केल्विन, यानी टेम्परेचर को बढ़ा दिया। तो मॉलिक्यूल जो यहाँ पे लिक्विड फेज में थे वो क्या करेंगे, अब कुछ अपना जो अमाउंट है या उसका एक्सटेंट है उसको गैसियस फेज में भी ले जाएंगे। ये हैं गैसियस या वेपर फेज और ये हैं लिक्विड फेज। तो वॉल्यूम अब यहाँ से यहाँ तक का इंक्लूड होगा V2 जिसको अपन बोल रहे हैं, यानी इधर चलने पे अपना वॉल्यूम है वो क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ, क्योंकि लिक्विड स्टेट के पार्टिकल अब फेज चेंज कर चुके हैं, वो गैसियस में पहुंच गए हैं, तो गैस का वॉल्यूम भी वहाँ पे इंक्लूड होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो गया तो मोलरिटी डिक्रीज हो जाती है। आप आसानी से देख सकते हो, V इंक्रीज मोलरिटी डिक्रीज। तो मैं लिख देता हूँ, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम क्या होता है? साथ के साथ इंक्रीज होता है, और वॉल्यूम इंक्रीज होने से यहाँ पे क्या होगा? मोलरिटी वो डिक्रीज हो जाएगी। मोलरिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से अपन आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि मोलरिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट रियली में आता है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम टर्म अपन यूज में ले रहे हैं ना, तो वॉल्यूम में तो उसका इफेक्ट आना है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होता रहता है। लिक्विड, सॉलिड और उसकी बात करें तो इन सब में वो चेंज हो सकता है। तो ये बात थी मोलरिटी की। अब इसका न्यूमेरिकल अपन यहाँ पे कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल लिख देता हूँ, फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ 500 ml solution which contain 4.9 ग्राम H2SO4। अपन को 500 ml सॉल्यूशन में 4.9 ग्राम ये डिजोल्व करके दिया हुआ है, तो इसकी मोलरिटी डिफाइन करनी है। तो मैं सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ मोलरिटी का। वो क्या होती है? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय V किस में? ml में। ये अपन को डाटा चाहिए। तो W सोल्यूट यहाँ पे देखो अपन ने क्या डिजोल्व किया है? 4.9 ग्राम। मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 ये कितना होता है? इसको सोल्व करेंगे तो ये होता है 98 ग्राम। और अगर मैं V ml की बात करूँ तो ये कितना दे रखा है? 500 ml। तो यहाँ से अपन डाटा इसमें पुट करें तो अपन को वैल्यू मिलेगी इस तरीके से, 4.9 डिवाइडेड बाई 98 इंटू
1000 डिवाइडेड बाई 500, तो ये 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगी, 5 से ये 2 टाइम्स गया, तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो 9.8 डिवाइडेड बाई 98, इसको सोल्व करते हैं तो अपन इसको 1/10 लिख सकते हैं, यानी 0.1 मोल पर लीटर। या मैं कंसंट्रेशन की बात करूं तो कंसंट्रेशन क्या निकल के आई है, 0.1 मोलरिटी, 0.1 मोलरिटी, या एम को अपन लिख सकते हैं मोल पर लीटर। तो ये बात हुई मोलरिटी की। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है एज इट इज़, प्योर वाटर की मोलरिटी कितनी होती है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। अपन को यहाँ पे मोलरिटी डिफाइन करनी है प्योर वाटर की, जब उसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1 ग्राम पर ml। अब मोलरिटी डिफाइन करने के लिए अपन 1 लीटर का सॉल्यूशन लेते हैं, तो लेट वी एज्यूम वॉल्यूम, वो कितना लिया है, 1 लीटर। 1 लीटर की मैं बात करूँ या मैं बोलूँ 1000 ml, ये तो अपना वॉल्यूम हो गया। अगर मैं वेट की बात करता हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो वो क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना है 1000 ml। ml से ml इसको कैंसिल, तो यहाँ से कितना आया 1000 ग्राम, और ये वेट आया किसका, वेट सॉल्यूट का, ये वेट किसका आया है, सॉल्यूट का। क्योंकि जो आपने कंप्लीट जो सॉल्यूशन लिया था, जो टोटल अपने बात करें 1 लीटर की, उसमें टोटल वाटर ही है, तो वहाँ पे जो वेट आएगा वो किसका आएगा, वाटर का आएगा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि W जो आया है वो किसका आया है, इसका, वाटर का। अब यहाँ से अगर अपन डिफाइन करें मोलरिटी, तो मोलरिटी क्या होगी, वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इनटू 1/V लीटर। अब वेट यहाँ से निकाला था जो कितना आया था 1000, मोलिकुलर वेट कितना होता है वाटर का 18, और यहाँ से 1, और V जो अपन ने वॉल्यूम लिया वो कितना लिया 1 लीटर। तो यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो ये आती है 50.56 मोल पर लीटर। तो ये मोलरिटी आप याद रख लेना एज इट इज़, ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि प्योर वाटर की मोलरिटी कितनी होती है, तो होती है 55.56 मोल पर लीटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके जैसा ही है, बस डेंसिटी की वैल्यू चेंज है। फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ प्योर HCl इफ डेंसिटी इज 0.9 ग्राम पर ml। आप HCl के जो इसमें दे रखा है कंटेंट प्योर वाटर, सॉरी इसकी प्योर स्टेट का, उसकी आपको मोलरिटी निकालनी है और डेंसिटी गिवन है। तो यहाँ से देखो, लेट वी एज्यूम वॉल्यूम, वो कितना है 1000 ml। तो वेट यहाँ से निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दे रखी है 0.9 इंटू 1000 ml। यहाँ पे ग्राम पर ml में आएगा तो ml से ml कट जाना है, तो ये कितना आएगा 900 ग्राम, यानी जो वेट है वो कितना आ गया 900 ग्राम। अब वेट क्या होता है, सॉरी मोलरिटी क्या होती है जनरली, अगर मोलरिटी की बात करें अपन तो मोलरिटी क्या होगी, वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इनटू 1/V लीटर। तो वेट कितना था 900, मोलिकुलर वेट कितना है HCl का 36.5, ये हो जाएगा 1/1 लीटर। तो जब इसको सोल आउट करते हैं कंप्लीट इसको, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आती है 24.65 मोल पर लीटर। यानी अगर आपसे HCl के प्योर स्टेट में मोलरिटी पूछता है वो, तो उसकी कितनी होती है 24.65, ये इसकी मोलरिटी है।
तो यहाँ तक अपन ने बात की किसकी, मोलरिटी की। अब नेक्स्ट जो अपने टर्म है वो है मोलेलिटी। नेक्स्ट टर्म क्या है, मोलेलिटी। तो मोलेलिटी की मैं अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो क्या होगी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 kg सोलवेंट, यानी 1 kg सोलवेंट के अंदर कितना आपने सोल्यूट डिजोल्व कर रखा है वो क्या होगी, इसकी मोलेलिटी होगी। और मोलेलिटी को अपन स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो यहाँ मैं इसका अगर फॉर्मूला लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, और किस में, केजी में। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इनटू 1 वेट ऑफ सॉल्वेंट, किस में, केजी में। ग्राम में चेंज करोगे आप तो वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इनटू 1/W सॉल्वेंट, किस में, ग्राम में। तो ऊपर क्या कर दोगे, 1000 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से मोलरिटी निकल सकती है ऐसे। यहाँ पे देखो कहीं पे भी वॉल्यूम का जिक्र नहीं हो रहा है। अगर वॉल्यूम का जिक्र नहीं हो रहा है तो टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं आता। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मोलेलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मोलेलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। मोलेलिटी किस पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का कहीं पे जिक्र नहीं हो रहा है। तो ये बात हुई मोलेलिटी की। अब यहाँ से अपन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से मैं इसके न्यूमेरिकल की अगर बात करूँ, देखिए स्टूडेंट, aqueous solution of H2SO4 has 20% weight, then find out molality। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में गिवन है H2SO4 का वेट परसेंट दे रखा है 20, और अपन को यहाँ से निकालना है मोलेलिटी। तो यहाँ से देखो सबसे पहले 20% को अपन पढ़ के देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या निकलता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था वेट बाय वेट परसेंट को कैसे अपन रीड आउट करते हैं। तो 20% का मतलब क्या है, 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन और डिजोल्व्ड इन 80 ग्राम सॉल्वेंट। यानी 20 ग्राम कितने में डिजोल्व है, या तो 100 ग्राम सॉल्यूशन बोलो या 80 ग्राम सॉल्वेंट बोलो। तो यहाँ से सॉल्वेंट का वेट कितना आया 80, सॉल्यूशन का सोल्यूट का कितना आया 20। तो मैं मोलेलिटी निकाल सकता हूँ, वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय W किसका, सॉल्वेंट का। तो वेट कितना था सोल्यूट का 20, H2SO4 का मोलिकुलर वेट कितना होता है 98। तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय W कितना आया, यहाँ से सोलवेंट का वेट कितना आया 80 ग्राम। तो जब इसको अपन यहाँ से सोल्व आउट करते हैं तो ये अपने पास जो वैल्यू है वो निकल के आती है 250 डिवाइडेड बाय 98, और इसको सोल्व आउट करते हैं तो ये 2.2 मोल पर केजी निकल के आती है, 2.2 मोल पर केजी निकल के आती है। तो ये अपना एक मोलेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब लास्ट मैं पॉइंट की बात करता हूँ, वो है नॉर्मेलिटी। वो क्या है, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी की एक बार अपन डेफिनेशन देखें तो क्या होगी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन
1 लीटर सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट के डिजोल्व है, वो क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी हो जाएगी। यानी नॉर्मेलिटी जो टर्म है वो टोटल किसको डिफाइन करती है, इक्विवेलेंट वेट के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करती है। यहाँ अपन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की बात करेंगे, ना कि नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स की बात होती है मोलेरिटी में, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की बात होती है नॉर्मेलिटी में। मैं यहाँ लिख देता हूँ n इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। तो यहाँ पे देखो, इस जो फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ इसमें वॉल्यूम वर्ड यहाँ पे अपन ने यूज लिया है, यानी अपन वॉल्यूम की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो ये किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। यानी आपसे पूछा जाए नॉर्मलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, हाँ बिल्कुल करती है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे अपन लेते हैं। और वही है मोलेरिटी की तरह, टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा और नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे मोलेरिटी हो रही थी वैसे नॉर्मेलिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की। ये कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं अपन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इसको आप सिमिलर मानो कैसे, नंबर ऑफ मोल्स के। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। अगर मोलिकुलर वेट की बात करते हो तो मोल निकलते हैं, इक्विवेलेंट की बात करते हो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकलते हैं, सिमिलर है। तो यहाँ पे अपन को इक्विवेलेंट वेट डिफाइन करना, वो कैसे करते हैं, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, या इसको अपन बोल सकते हैं वैलेंसी फैक्टर, एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट भी डिफाइन हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को अपन क्या लिख सकते हैं, वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इनटू एन फैक्टर। तो इस पूरी टर्म को मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की जगह लिख देता हूँ, तो ये क्या आएगा, n इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की जगह मैंने लिखा वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इनटू एन फैक्टर, और यहाँ पे लिखा अपन ने v किस में, लीटर में। तो आप यहाँ से मैं इसको रेड पेन से मार्क कर देता हूँ, इस टर्म को आप अभी जस्ट पढ़ के आए हो, मोलिकुलर वेट, वेट और वॉल्यूम, ये जो टर्म है इसको अपन बोलते हैं मोलेरिटी। क्या बोलते हैं इसको, मोलेरिटी। तो यहाँ से सीधा सा रिलेशन निकल के आता है कि नॉर्मेलिटी है वो इक्वल होती है मोलेरिटी इनटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी क्या निकल के आती है, मोलेरिटी इनटू एन फैक्टर। यानी आपको एन फैक्टर को मोलेरिटी से मल्टीप्लाई करना है तो अपन को सीधी नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मोलेरिटी और मोलेरिटी में कौन सा रिलेशन होता है। तो नॉर्मेलिटी इक्वल होता है मोलेरिटी इनटू एन फैक्टर। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे एन फैक्टर की। तो एन फैक्टर का मैं जनरली थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, अदरवाइज इसको अपन मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो एन फैक्टर में बात करता हूँ, देखो एसिड, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बेस, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आयोनिक कंपाउंड। तो एसिड में जितने H+ रिप्लेस होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके, एन फैक्टर के। जितने रिप्लेसेबल H+ होते हैं एन फैक्टर के इक्वल होते हैं। जैसे देखो HCl में एक H निकलेगा तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1। H2SO4 में जैसे 2 H निकलेंगे तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2। ऐसे ही बेस की मैं बात करूं, एन फैक्टर वो इक्वल होगा किसके, OH- जितने रिप्लेस होंगे। जैसे देखो NaOH, इसका एन फैक्टर कितना होता है, 1। MgOH का होल ट्वाइस, इसका एन फैक्टर कितना होता है, 2। तो जितने रिप्लेस होंगे वो इसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। आयनिक कंपाउंड में मैं अगर बात करूं तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसका एन फैक्टर होगा। यानी मैं बात करूं एन फैक्टर की, वो क्या होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। यानी पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट कितना है। जैसे NaCl, इसको आप तोड़ोगे तो Na++Cl-, तो यहाँ पे एक ही प्लस है और एक ही माइनस है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। किसी एक को ले लो आप, एक का मैग्नीट्यूड ले लो, दोनों में आंसर सेम आने हैं।
जैसे MgCl2 है, ये डिकम्पोज होता है किसमें, Mg2 प्लस Cl माइनस, और कितने 2, तो 2 तो पॉजिटिव है और 2 ही क्या है नेगेटिव। एक Cl पे 1 माइनस तो 2 पे कितना 2 माइनस, जबकि यहाँ मैग्नीशियम पे भी कितना है 2 प्लस, तो आप 1 ले लो तो n फैक्टर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे ही मैं बात करूँ जैसे Al2SO4 का होल थ्राइज, जब इसको आप इसको कम्प्लीटली खोलोगे तो यहाँ पे आएगा Al3 पॉजिटिव, वो भी कितना 2 प्लस 3SO4 माइनस 2। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज कितना है, एक एल्यूमिनियम पे 3 प्लस तो 2 पे कितना प्लस का 6, एक SO4 पे माइनस 2 तो 3 पे कितना माइनस का 6, तो कोई सा भी ले लो तो n फैक्टर कितना आ जाना है 6। तो आप n फैक्टर आसानी से ऐसे निकाल सकते हो। ये मैंने तुम्हें ओवरव्यू दे दिया है, अदरवाइज यहाँ पे अपन को इसको नहीं पढ़ना था। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसके न्यूमेरिकल पोर्शन की। तो यहाँ से देखो, अगर मैं इसके न्यूमेरिकल की बात करता हूँ तो मैं लिख देता हूँ तो यहाँ पे देखो जैसे क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ 250 ml सॉल्यूशन विच कंटेन 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड। यानी अपन को वॉल्यूम कितना गिवन है 250 ml, और यहाँ पे जो वेट है सोल्यूट का वो कितना दे रखा है 6.3 ग्राम, और वो क्या है ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड पहले तो मैं बता देता हूँ आपको कि वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ऑक्जेलिक एसिड जो एग्जिस्ट करता है ना वो COOH.2H2O की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये डेलिक्विड नेचर का होता है, यानी ये नेचर जो अपने एनवायरनमेंट है उससे वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर लेता है एब्जॉर्ब कर लेता है, और यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ जाते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना निकल के आता है 126 ग्राम निकल के आता है। और इसकी वैलेंसी की मैं बात करता हूँ तो वैलेंसी फैक्टर देखो एसिड है ना 2H है, दोनों के दोनों रिप्लेसेबल है, तो 2H रिप्लेस होंगे तो n फैक्टर भी निकाला था कितना आएगा 2 आएगा। तो मैं यहाँ से देखो इसका सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट निकाल लेता हूँ, वो कितना आना है, वो यहाँ से निकालेंगे अपन मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई n फैक्टर। तो कितना आएगा मोलिकुलर वेट 126, n फैक्टर कितना 2, तो ये कितना आ जाएगा 63। अब नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं अपन, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो 6.3 तो क्या है इसका वेट और 63 क्या है इक्विवेलेंट वेट, इनटू अगर ml में दे रखा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे कितना दे रखा था इसका वॉल्यूम कितना दे रखा 250। जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4/10 यानी 0.4 n, 0.4 n। तो यहाँ से अपन आसानी से इसको सोल्व आउट कर सकते हैं, तो बिल्कुल इजी है। तो अपन ने आज जो सारी टर्म थी कंसंट्रेशन की वो 1 बाय 1 अपन ने डिस्कस कर ली है। तो शायद ये 9 टर्म थी तो वो 9 की 9 अपन ने डिस्कस कर ली है। तो ये कंसंट्रेशन की टर्म का ये कंप्लीट एक लेक्चर था जिसमें सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड मैंने कर दी है और इनके सारे न्यूमेरिकल भी यहाँ पे डाल दिए हैं। तो अब जो अपन नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे अपन वेपर प्रेशर, या मैं बात करूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, जिसमें अपन को 4 प्रॉपर्टी पढ़नी है। एक तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, और एक डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे कब नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।